नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो कि बीते 3-4 दिनों के दौरान मैंने 3 या 4 ऐसे वीडियो बनाए हैं जो एक महाठग, एक महाफ्रॉड, एक नटवरलाल, संजय शेरपुरिया के बारे में है। और इन्हीं उपाधियों से बीते 4-5 दिनों में मैंने भी और अगर किसी ने इस पर वीडियो बनाया तो इन्हीं उपाधियों से उसको नवाजा भी गया है। गाजीपुर का रहने वाला है, गुजरात में 20-25 या 30 साल तक रहा है। वहीं से उसने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से रिश्ते बनाए। हाल के कुछ सालों से दिल्ली को उसने ठिकाना बना रखा था। प्रधानमंत्री, पीएमओ, तमाम बड़े बड़े दिग्गजों का करीबी बताता था और अभी वो पकड़ा गया है। एसटीएफ, यूपी के एसटीएफ ने पकड़ा है, अभी सलाखों के पीछे है। लेकिन ये कहानी तो मैं 3-4 वीडियो में सुना चुका हूँ, आज सुबह के भी एक वीडियो में है। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसका एक मकसद है कि मेरे पास अभी कुछ देर पहले एक शख्स का फ़ोन आया। वैसे बीते 3-4 दिनों के दौरान कई फ़ोन आए हैं लोगों के, कई राय साहब के आ रहे हैं गाज़ीपुर से और आसपास के इलाकों से कि आप एक तरफा दिखा रहे हैं, आप गलत दिखा रहे हैं। संजय शेरपुरिया तो बड़े महान आदमी थे, ऐसे भी फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन आज एक शख्स का फ़ोन आया, फ़ोन मैंने उठाया, उन्होंने कहा आप अजीत अंजुम बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो अननोन फ़ोन नहीं उठाता हूँ लेकिन आज उठा लिया। उन्होंने अपना कुछ नाम बताया और उसके बाद उन्होंने पहला ही वाक्य ये कहा कि आप जो लगातार संजय शेरपुरिया पर वीडियो बना रहे हैं उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, बहुत गलत कर रहे हैं आप, और आपके वीडियो से संजय शेरपुरिया बहुत दुखी है। तो थोड़ा मुझे गुस्सा आया कि ये कौन सी बात है, दुखी हो तो जाए भाड़ में, मुझे उसके दुख की क्या चिंता, फ्रॉड है, धोखेबाज है, मक्कार है, पकड़ा गया, वही मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कहने का मतलब क्या है? मैं थोड़ा टेढ़ा हुआ, क्या मतलब है आपका कहने का? मतलब यह है कि बहुत दुखी है, आप उसको बार बार ठग क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा ठग है तो ठग ना कहें तो क्या कहें? तो उन्होंने कहा भाई साहब वो सिर्फ ठग नहीं है, ठग कह के आप उसका कद बहुत छोटा कर दे रहे हैं। आप उसके बारे में क्या जानते हैं कि उसको ठग, नटवरलाल, धोखेबाज ये सब कर रहे हैं? वो ठग बिल्कुल नहीं है। ठग तो कोई भी गली मोहल्ले में कोई भी ठग हो सकता है। किसी को कोई 100, 200, 4,000, 5,000 रुपया लेके कोई भाग जाए, ठग ले, फ्रॉड कर ले, वो भी ठग हो सकता है, लेकिन ये ठग नहीं है। तो मैंने कहा पता नहीं फ़ोन करने वाले की मंशा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो लेकिन मैं थोड़ा गुस्से में था कि अपनी बात ख़त्म करें तो मैं भी रिएक्ट करूं। तो मैंने कहा आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझसे? तो उन्होंने कहा कहना ये चाह रहा हूं कि आप लोगों को तो माफ़ी मांगनी चाहिए संजय शेरपुरिया को ठग कहने के बदले। मैंने कहा मतलब क्यों माफ़ी मांगे भाई? पुलिस ने पकड़ा, उसकी ठगी के इतने किस्से कहानियाँ सब इधर उधर कुछ अखबारों में और कुछ FIR में सब दर्ज है। बोला नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये ठग कह के उसका आप कद छोटा कर रहे हैं, उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। दरअसल वो बहुत बड़ी चीज़ है। तब मेरी जिज्ञासा होगी, क्यूरोसिटी, कि भाई साहब ये कहना क्या चाह रहे हैं? तो मैंने कहा कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा दरअसल वो बहुत बड़ा पावर ब्रोकर है, दलाल है, बिचौलिया है, सेटर है, नेटवर्कर है। तब मैंने कहा अच्छा ये आदमी जो फ़ोन करने वाला है अब कुछ मतलब की बात बताने वाला है। तो मैं बात करने लगा उनसे कि क्या कहना चाह रहे, बताइए विस्तार से थोड़ा। और मुझे आपकी बात में अब दिलचस्पी हो गई, क्योंकि पहली बार तो मुझे लगा पता नहीं आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं, अब तो आप कुछ काम की बात करें। तो उन्होंने कहा दरअसल भाई साहब ऐसा है कि ठग तो वो होता है जो किसी का कुछ लेके भाग जाए, धोखा दे दे, कुछ काम कराने के बदले किसी से पैसे ले ले, ठग ले, नौकरी दिलाने के लिए झांसा दे दे। ये आदमी तो ऐसा था कि बड़े बड़े काम कराता था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो छोड़िए, छोटे मोटे काम। इसके दरबार में जहाँ प्रधानमंत्री निवास से कुछ दूरी पर इसका ऑफिस है सफदरजंग में, इसके दरबार में कई केंद्रीय मंत्री, गुजरात के मंत्री, सांसद, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज इसके दरबार में आके बैठते थे। शाम को दरबार लगता था इसके यहाँ, और कई नेताओं से इनके बहुत अंतरंग रिश्ते हैं, वो सज्जन बताने लगे। और जब इतने रिश्ते हैं तो बहुत लोगों के काम भी कराता था। गो गेटर जैसे होता है ना, जो जिम्मेदारी ली, पैसा लिया, काम का ठेका लिया और काम कराया अलग अलग मंत्रालय में, सरकार में। और इसकी पहचान इसी रूप में थी कि इनके संपर्क सीधे टॉप बॉस से हैं। अब मैंने सोचा ये कहने का आधार क्या है, तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में सब लोग जानते हैं, जो उनको जानते हैं, कि वो इस तरह के नेटवर्कर हैं
और आप वहाँ अगर लोगों से सफदरजंग एनक्लेव में या जहाँ ऑफिस है ज़रा पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन मंत्री उनके यहाँ आते थे। फिर उन्हीं सज्जन ने कहा कि 30-35 सालों से या 30 सालों से गुजरात में था, गुजरात में ही सब कुछ बेस बनाया, गुजरात में ही उसने कंपनियां बनाई, गुजरात में ही वाइब्रेंट गुजरात की जो मुहिम चली थी उसका वो हिस्सा बना, वहाँ वो उद्यमी और उद्योगपति बन गया। उसकी एक कहानी पुरानी है जो मैंने अपने वीडियो में आपको 3 या 4 दिन पहले बताया था कि कैसे वो असम में रहता था, गरीब परिवार का लड़का था, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे और वहाँ कूड़े कचरे से वो बोतल चुनता था और उसको बेचकर स्कूल की फ़ीस देता था। ये सब कहानी उसने अपने वेबसाइट पर लिखी और उसके हवाले से मैंने एक वीडियो में बताया भी है, उसका भी थंबनेल लगा दे रहा हूँ, देखना हो देख लीजिएगा। लेकिन इन भाई साहब ने जो कहा वो दिलचस्प बात है, उन्होंने कहा कि इसको ठग कह के डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। दरअसल इसको ठग कह के पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है। मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखिए एसटीएफ ने पकड़ा, पहले कैसे पकड़ा इसको भी समझने की अभी ज़रूरत है, और उसके बाद ये खबर प्लांट हो रही है कुछ अखबारों में कि ये छवि खराब कर रहा था प्रधानमंत्री की और मंत्रियों की, उनके साथ तस्वीरें पोस्ट करके भ्रामक ढंग से छवि खराब कर रहा था। ऐसी बातें एसटीएफ के जो 5-6 पन्ने की का एफआईआर उसमें भी दर्ज है और अखबारों में 2-3 अखबारों में छपा। कुछ ये भी कहा गया कि फ़ोटोशॉप करके तस्वीरें पोस्ट करता था प्रधानमंत्री और मंत्री और इन सब के बारे में गलत ढंग से कुछ एसटीएफ के एफआईआर में तो बिना अनुमति के फ़ोटो छाप कर छवि खराब कर रहा था। तो भाई साहब ने कहा कि दरअसल उसके ज़्यादातर फ़ोटो या सारे फ़ोटो उसके खुद के वेबसाइट पर हैं, उसके फेसबुक पेज पर हैं, उसके ट्विटर पर है जो ट्विटर डीएक्टिवेट हो गया है, और सब कुछ वो खुद पोस्ट कर रहा था। मुलाकात करता था अनुराग ठाकुर से लेकर और अमित शाह से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर, मोहन भागवत से लेकर, यूपी के कुछ मंत्रियों से लेकर, ब्रजेश पाठक से लेकर, बहुत सारे जेपी नड्डा के साथ भी तस्वीरें, तमाम जगहों पर वो जाता था। बल्कि 1-2 तस्वीर है जिसका जिक्र मैंने ख़ास तौर से पहले किया है कि एयरपोर्ट पर वायुसेना का विमान पीछे खड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी विमान की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एकदम विमान की सीढ़ी के पास प्रधानमंत्री को फूल दे रहा है। मैंने तो पहले भी वीडियो में कहा था कि वहाँ तक कोई आदमी इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकता है, वहाँ वही पहुँचेगा जिसको एसपीजी क्लियरेंस होगा, जिसके नाम का अप्रूवल होगा, तभी हवाई पट्टी पर पीएम के विमान के पास खड़े होकर ठीक सीढ़ी के पास वो फूल दे रहा था। ऐसी कुछ और तस्वीरें थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्लोज डोर 3-4 लोगों की मीटिंग में वहाँ भी बैठा हुआ, और बहुत सारे तस्वीरें। तो उनका ये कहना था कि इसकी पहुँच ऊपर तक थी, ऐसी इसने इमेज बनाई थी और इसलिए बहुत लोगों के काम करता कराता था। जो दिल्ली का पावर सर्किल है उसमें सब लोग इसको जानते थे। मंत्रियों के यहाँ ठेके दिलाने देने के भी काम करता था। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को पैसे देकर ऑब्लाइज भी करता था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि लेकिन ये कहने का आपका आधार क्या है? पहले तो उन्होंने कहा पहले तो आप ये करेक्ट कर लीजिए और आप लोग देश के लोगों से माफ़ी मांगिए कि एक दलाल, जो बहुत बड़ा दलाल है दरअसल पावर ब्रोकर, उसको आपने ठग कह के उसको छोटा कर दिया है, उसको डिस्क्रेडिट कर दिया, और कोशिश यही हो रही है कि उसको ठग साबित कर दिया जाए ताकि लगे कि ठग था, झांसेबाज था, धोखेबाज था और इसने सबको झांसा दिया। इसमें सत्ता, सिस्टम, मंत्री संतरी या उसके जो नेटवर्क में लोग थे, किसी का कोई कसूर नहीं है। जब आप इस तरह से खबर को आगे ले जाते ठग की तरह, तो सही में लगता है ठग ही लिया, तो सबको ठग लिया। वो किसी गौरव डालमिया को ठग के 6 करोड़ ले लिया, जिसमें एसटीएफ ने उसको पकड़ा है काम कराने के बदले। ईडी में जिसका काम फंसा था 100 करोड़ का कुछ धंधे पानी में फंसा, तो 6 करोड़ उसने रिश्वत ली कंपनी में, तो इसलिए वो ठगी में पकड़ा गया। लेकिन उनका यही कहना था कि ये जब आप कहते हैं तो जो बाकी लोग हैं जिससे उसके संपर्क थे या जिनसे संपर्कों का हवाला देकर वो धंधा कर रहा था, वो सब उससे बच निकलते हैं। मतलब इंप्रेशन फिर यही बनता है, सबको ठग रहा था, सबको झांसा दे रहा था, सबको धोखे में रख रहा था, सबके साथ मक्कारी कर रहा था, तो किसी का क्या कसूर? तो मैंने कहा कि यार ये तो बात बड़ी सही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको ये मानना चाहिए और कहना चाहिए कि हमको इसको समझने में बहुत, मैंने पूरा पॉइंट नोट किया जो उन्होंने कहा कि फ़ोन पर बात कर रहे थे, मैं लैपटॉप पे दन नोट कर रहा था। तो समझना, ये आपको कहना चाहिए कि आपको इसको समझने में भूल हुई। दरअसल एक बहुत बड़े हाई साइज के दलाल को, ब्रोकर को, सत्ता के गलियारे में जो एक्टिव एक नेटवर्कर है, बिचौलिया है, जो भी कह लें, उसको आप ठग कह के उसका कद को छोटा कर दें। फिर उन्होंने भाई साहब ने ये भी कहा कि जो गुजरात वाला जो पकड़ा गया था किरण पटेल श्रीनगर में, वो तो चलिए मान लीजिए भी कि वो ठग था। वो उस तरह से सिक्योरिटी लेकर, हाई सिक्योरिटी फर्जी तरीके से, गलत तरीके से लेकर, उसके बाद वहाँ पर वो पुलिस सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ी से घूमते हुए कुछ उल जलूल कर रहा था, तो वो छोटा मोटा ठग था। हालांकि
वो भी दलाल और बिचौलिए का काम करता था, लेकिन इसके हिसाब से वो छोटा आदमी था जो कहा गया इनके बारे में। और उसकी जो तस्वीरें थी किरण पटेल की, वो गाहे बगाहे किसी के साथ थी, अमित शाह के साथ कहीं खिंचवा लिया एयरपोर्ट पे या कहीं। लेकिन इसकी जो तस्वीर है संजय शेरपुरिया की, इसकी बाकायदा तमाम कार्यक्रमों में तस्वीरें हैं। ऐसी जगह पर, ऐसी जगहों पर मौजूदगी है जहां पहुंचना, उन मंत्रियों या नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाना, मोहन भागवत के साथ मंच पर अपनी किताब का विमोचन करवा लेना, मोदी जी पर दिव्यदर्शी मोदी किताब लिख देना, और उसके बाद अपनी वेबसाइट पर जो sanjaysherpuria.org है उस पर सारी तस्वीरें पोस्ट करना, इस बात का सबूत है कि वो बेफिक्र था। उसको बिल्कुल कतई अंदाज़ा नहीं था कि उसे पकड़ा भी जा सकता है, उस तक पुलिस या STF पहुंच भी सकती है, या उसके गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंच सकते हैं। वो निश्चिंत था, और निश्चिंत इसलिए था क्योंकि उसको लगता था कि सत्ता में उसकी ज़बरदस्त पहुंच है। जब मंत्री और सांसद ही उसके दरबार में बैठते, हाजिरी लगाने जाते, मैंने कहा ये मंत्री और सांसद क्यों जाते होंगे? तो बोला गुजरात लॉबी। चूँकि वो गुजरात से आया था और गुजरात में रहा गाज़ीपुर का, असम में बचपन बीता, स्कूलिंग हुई, उसके बाद बॉम्बे गया था, बॉम्बे में कहीं छिटपुट नौकरी के लिए भटका, नहीं मिली। उसके बाद उसने गुजरात में किसी कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की नौकरी की, अखबार में विज्ञापन देखकर, ये भी उसने अपनी वेबसाइट पर लिखी है। और उसके बाद वहाँ पर कैसे उसके संपर्क हुए और कैसे उसने बैंक से शुरुआती लोन लिया, और उसके बाद वो कहाँ से कहाँ बन गया, आज 300 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेकर भागा हुआ। लेकिन उन्होंने कहा चूँकि गुजरात में वो रहा 20 साल, 25 साल या 28 साल, जितने साल भी, 2005 में तो उसने बड़ी कंपनी बना ली थी 36 करोड़ के पेड कैपिटल के साथ, वो भी मैं बता चुका हूँ। तो उसके बाद वहाँ उसके संपर्क तमाम लोगों से बने, गुजरातियों से बने। हालांकि आज के दौर में से गुजराती कहने से कोई ऑफेंडेड फील ना करें, गुजराती मतलब गुजरात के लोग, चाहे वो नौकरशाह हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे कोई भी हो, इन सब से संपर्क बने। और वहाँ से संपर्क के ज़रिए वो काम कराता और बाकी जो भी दलाल करते हैं इस तरह के पावर ब्रोकर। और उसके बाद जब उसका धंधा वहाँ चौपट हो गया, मतलब उसकी कंपनी डूब गई, वो बैंकरप्ट हो गया, जो भी हो गया, तो फिर दिल्ली आ गया। और दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास से कुछ ही दूर पर वो रहता था। और जो एक खबर उसके बारे में, हालांकि शायद मेरे ख्याल से उस FIR में भी दर्ज है, और जो खबर आई कि उसने घर के वाईफाई, घर में जब कोई आते थे मिलने उसके ऑफिस में, जो राइडर्स क्लब है सफदरजंग में, उसको भी उसने कब्जा कर रखा था, करोड़ों की प्रॉपर्टी को। तो वहाँ बहुत सारी तस्वीरें भी थी मोदी जी की, शाह जी की, सबके साथ। तो वहाँ कोई मिलने उलने आता था तो कोई रोब गांठने के लिए कभी वो कहता था कि यहाँ का नेटवर्क वाईफाई काम नहीं कर रहा है, PMO वाला वाईफाई कनेक्ट करो। और उसके बाद PMO वाला वाईफाई कनेक्ट होता था। मेरा अपना अंदाज़ा है PMO वाला वाईफाई क्या कनेक्ट होगा, वो तो आप अपने घर के वाईफाई का कुछ भी ID रख सकते हैं, उसने भी वैसा रखा होगा ताकि लोग उस झांसे में आ जाए। तो ये करता था। तो ये करते हुए प्रधानमंत्री निवास से 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर रहते हुए, मंत्रियों सांसदों के दरबार में जाते हुए, या अपने घर में मंत्रियों सांसदों का दरबार लगाते हुए, उसके बाद भी किसी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर नहीं आया, किसी केंद्रीय एजेंसियों ने उसे नहीं दबोचा। उसके बाद भी मोदी जी, शाह जी या अनुराग ठाकुर जी, सूचना मंत्री से लेकर, और ऐसे दर्जनों मंत्री, विधायक, सांसद उसे मिलते रहे। उसके बाद भी यूपी में उसको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया जाता रहा। उसके बाद ये सब होता रहा, तो जाहिर है लोगों को पता होगा। तो ये सब कहते हुए, समझते हुए, वो भी अखबार पढ़ रहे होंगे। उसके बाद उन सज्जन ने यही कहा कि अब आपको मानना चाहिए कि आपसे गलती हुई, आपने संजय शेरपुरिया के कद को, जो बहुत बड़ा था, उस कद को बहुत छोटा कर दिया। वो ऐसा आदमी था कि बहुतों के काम कराता था। वो ऐसा आदमी था, है, अब तो जेल में है, जो बहुतों को उधार देता था, मोटी रकम कैश में, बहुतों को, मतलब मंत्री उंत्री के जिनसे काम कराता होगा। अभी एक कहानी जो आई, जो सुबह के वीडियो में मैंने डाला है, जो जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा को उसने 25 लाख लोन दिए थे कागज़ पर, बैंक ट्रांसफ़र से, जिसमें मनोज सिन्हा कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। मनोज सिन्हा ने कहा वो लोन वापस करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद वो मिला ही नहीं लोन देने वाला संजय शेरपुरिया। तो ये तो कहानी चलिए मनोज सिन्हा की है। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत सारे नेताओं को अपने काम कराने के लिए, या जो काम कराता था थर्ड पार्टी का, उससे जो मोटा माल कमाता था, उसमें कमीशन या हिस्सा उनको भी देता था जिनकी कलम से उसके काम होते थे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे नौकरशाह हो। तो सोचिए, बात सही है। मुझे भी लगा कि अब तो इसी पर वीडियो ज़रूर बनना चाहिए कि ये तो बड़े दलाल को, बड़े ब्रोकर को
अगर सिर्फ ठग कह दें तो उसका अपमान है। यही शब्द उन सज्जन का भी था कि आप उनका अपमान कर रहे हैं, संजय शेरपुरिया जी का, कि उनको आप ठग कर रहे हैं। दरअसल ठग नहीं है, ठग तो हर गली मोहल्ले में कोई भी हो सकता है। तो मुझे लगा, और ये भी बताया कि बनारस में चुनाव में भी उसका कुछ हिसाब किताब था, लोकसभा चुनाव में। ये भी बताया कि ठीक है, मनोज सिन्हा का एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में गया, वो चर्चा में आ गया, लेकिन कैश में और काइंड में कितना काम हुआ, इसका क्या हिसाब है, किसको किसको दिया। मैं मनोज सिन्हा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, किसको भी, जिसको भी। तो ये सब बताते हुए मुझे लगा, और बार बार वो बता रहे थे कि गुजरात में इसका बहुत संपर्क है। उसके बाद हंस के उन्होंने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा जब आपका वीडियो, रवीश कुमार का वीडियो देखा, और मुझे लगा कि आप लोग बार बार ठग कर रहे हैं। हंस के उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ आदमी ही उसको ठग कहेगा। फिर उन्होंने भी एसटीएफ के FIR में जो जिक्र है, जिसमें भी उसको ठगी कहा गया, हालांकि उसमें कहा गया मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और लोगों को ठगने का, ऐसा FIR में लिखा गया। तो वो भी उनका कहना था कि ये तभी लिखा जाएगा जब ये कह के आप उसके नेटवर्क के जो बाकी लोग थे, जो जिनसे संपर्कों की बदौलत या जिनसे संपर्कों के दम पर वो दलाली कर रहा था सत्ता के गलियारों में काम कराने का। उन्होंने कहा बड़े बड़े काम वो कराता था, ऐसा उसके बारे में लोग जानते हैं पावर सर्कल में, वो सब इससे मुक्त हो जाते हैं जैसे ही। तो इसलिए FIR की भाषा शैली ऐसी लगती है कि संजय शेरपुरिया ही जो था सो था, बाकी लोग सब निर्दोष लोग थे, किसी के साथ फ़ोटो डाल रहा था। और इसलिए जागरण जैसे अखबारों में छप रहा है, मॉर्फ करके फ़ोटो डाल रहा था। और भी कुछ अखबारों में देखा, वो भी पुलिस के हवाले से आया कि मॉर्फ करके, फ़ोटोशॉप करके फ़ोटो डाल रहा था। लेकिन जो फ़ोटो आप देखेंगे, जो फ़ोटो मैंने देखा है, उसमें से ज़्यादातर फ़ोटो मॉर्फ्ड नहीं है। और मॉर्फ्ड हैं तो कोई बताए कि ये फ़ोटो मॉर्फ है। मोदी जी का कार्यालय PMO बता सकता है कि फ़ोटो मॉर्फ है, जो एयरपोर्ट पे खींचा गया, कमरे में खींचा गया, गुलदस्ता देते हुए खींचा गया। अमित शाह बता सकते हैं फ़ोटो मॉर्फ है। अनुराग ठाकुर का तो फ़ोटो उसने खुद पोस्ट किया और उसके बाद अनुराग ठाकुर को टैग भी किया। तो यही सब उन्होंने बताया कि गुजरात के कई नौकरशाह नेता सब उससे मिलने आते थे। ये भी बताया गया कि कई ऐसे बड़े मंत्री हैं जो उसके ज़रिए कुछ काम कराते थे, और वो बहुत बड़ा फिक्सर था। और हाल के वर्षों में ऐसा हुआ है। देखिए, मोदी जी का नारा है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं मोदी जी पर भरोसा करता हूँ, क्यों न खाते होंगे न खाने देते होंगे। लेकिन ये सब लोग अगर खा रहे थे तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि नारा अगर मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये खा कैसे रहे थे? ये कैसे लोग काम कर रहे थे? ये दिल्ली में अपना ठिकाना बनाकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर मंत्रियों से मुलाकात करके कैसे धंधा कर रहे थे? ये तो केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी थी कि ऐसे लोग दबोचे जाएं जो प्रधानमंत्री का या PMO का में अपने संपर्कों का बेजा इस्तेमाल करके काम कराने का ठेका लेता हो या किसी भी ढंग से पैसे कमा रहा हो। लेकिन क्या उन एजेंसियों ने 2-3 साल से ये सक्रिय था दिल्ली में, दबोचा भी गया। उसकी कहानी को लेकर भी बहुत झोल पेच है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के ज़रिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि हाँ, एक बहुत बड़े फिक्सर, बहुत बड़े दलाल, बहुत बड़े नेटवर्कर, बहुत बड़े पावर ब्रोकर को ठग और नटवर लाल कहने की मैंने गुस्ताखी की। वाकई ठग शब्द बहुत छोटा है, और नटवर लाल भी जिसको कहा गया और जो जिन लोगों को कह दिया जाता है, उसकी पहुंच इतनी ऊपर तक नहीं होती। कोई भी कहीं भी गबन कर सकता है, नटवर लाल कोई भी हो सकता है। तो बहरहाल फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमने संजय शेरपुरिया जी को ठग कहा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और अब कोशिश करेंगे कि आगे से उनके बारे में जो जानकारी आए वो बताऊं। लेकिन संजय शेरपुरिया दलाल, बल्कि दलाल नंबर 1, जब तक कोई बड़ा दलाल फिर सामने नहीं आता, तब तक मैं अपने वीडियो में संजय शेरपुरिया को दलाल नंबर 1 कहूँगा। और दलाल अगर सत्ता का है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वो दलाली किसके दम पर कर रहा था। क्योंकि अगर वो दलाली कर रहा था, अगर लोगों के काम करा रहा था, अगर वो ठेके दे रहा था, अगर वो टेलीकॉम सेक्टर में कहा गया कुछ काम करने कराने का काम कर रहा था, या जहाँ भी कर रहा था, तो कोई और कर तो रहा होगा, कोई साइन तो कर रहा होगा, कोई अप्रूव तो कर रहा होगा। वहाँ तक तो बात जाए इस जांच की, लेकिन जाएगी क्या? तो इंतज़ार है। अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे,
अगर अमित शाह चाहेंगे तो कहानी की परतें खुलेगी, चाहें तो सही। अभी तो एसटीएफ ने पकड़ा एक मामले में, और उसके बाद कुछ और लोगों के, गाजीपुर के कुछ लोगों के, अननोन लोगों के नंबर के फ़ोन आए, कुछ मेरे फेसबुक कमेंट में लिख रहे हैं। आज भी कोई राय साहब ने फेसबुक के नीचे लिखा है कि आप एक तरफा स्टोरी कर रहे हैं, वो बहुत गाजीपुर के सम्मानित आदमी थे, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। तो राय साहब लोग परेशान हैं क्योंकि संजय राय साहब पकड़े गए, और संजय राय जो पकड़े गए मैंने बताया उनके कई नाम थे, कई रूप थे। तो फिलहाल नज़र होगी, और जैसे इन साहब ने फ़ोन करके कुछ बताया, अगर आप लोगों के पास भी कोई जानकारी हो तो ज़रूर बताएं। ये भी पता चला कि बहुत सारे पत्रकारों से भी संजय राय साहब संपर्क में रहते थे, बहुत लोगों से मिलते जुलते थे, वो तस्वीरें भी घूम रही है। हालांकि किसी से मिलने जुलने में किसी का कसूर नहीं, कोई किसी से मिल के फ़ोटो खिंचवा सकता है। मैं भी जंतर मंतर पर कल या परसों गया, 50 लोगों ने फ़ोटो खिंचवा लिए, कल को कहीं और आ जाएगा या अजीत अंजुम फलां के साथ, तो मैं उसको बड़ी चीज़ नहीं मानता हूँ। लेकिन सरकार में बैठे लोगों को ऐसे लोगों पर के प्रति सतर्क, सजग रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो दलाल नंबर 1 हैं उसका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये कर रहा था। बहरहाल, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और मैं माफ़ी मांगते हुए संजय शेरपुरिया दलाल नंबर 1 के लिए आपसे कहता हूँ, यूपी के रहने वाले हैं, कहीं और के रहने वाले हैं, कोई जानकारी है तो ज़रूर भेजें। रिश्ता उसका गुजरात से है, जैसे किरण पटेल का रिश्ता गुजरात से था। एक और पकड़ा गया अभी, एक और चर्चा में, वो भी गुजरात का है। नमस्कार।